जय भीम साथियों। बाबा साहब की जीवनी के इस हिस्से में हम जानेंगे कि बाबा साहब अछूत और बहुजनों के एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बनकर कैसे उभरे। उन्होंने अपने समाज के उत्थान व सम्मान के लिए अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया। जीवनी की शुरुआत करने से पहले आप इस भाई को प्रोत्साहित करने के लिए भीम संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने समाज के प्रत्येक ग्रुप में शेयर करें, जिससे हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब के संघर्ष को जान सके। धन्यवाद। आइए जीवनी की शुरुआत करते हैं। कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने सन 1923 में ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर एक महान नेता होंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि उनकी आवाज की गूंज को दबा सके। डॉक्टर अम्बेडकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लगातार युद्ध करते रहने के कारण ही अछूतों को हिंदुस्तान के राजनीतिक चित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका था। ठीक उसी समय जब भारत के अछूतों की नींव डगमगा रही थी, डॉक्टर अम्बेडकर इस जहाज को बचाने के लिए आ गए। महापद्मनंद अछूतों का भारत में अंतिम राजा था। इसके बाद अछूतों में कोई शक्तिशाली राजनीतिज्ञ नहीं था। इस राजा के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ही अछूतों के सर्वा की भांति भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। हजारों वर्षों से हिंदू सभी प्रकार आगे बढ़ते जा रहे थे। शिक्षा में, धन में और राष्ट्रीय सतर्कता में भी वे आगे ही बढ़ चुके थे। इसके विपरीत अछूतों के लिए यह काल एक बहुत बड़ी दरार थी, जिसमें अछूत बजाय बढ़ने के पीछे हट रहे थे। उनका देश उनके हाथों से छिन चुका था। उन्हें हिंदू अपना गुलाम बना चुके थे। न तो उनके पास अब धन ही था और न विद्या ही। उनके लिए उन्नति के समस्त द्वार बंद थे। ऐसे समय में भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर का प्रकट होना अछूतों की कुदरत द्वारा सबसे बड़ी मदद थी। भारत से इंग्लैंड प्रस्थान करने के पूर्व एक सभा में डॉक्टर अम्बेडकर को अछूतों के प्रतिनिधि नामजद किए जाने पर बधाई दी गई। इस सभा में बहुत ज्यादा तादाद में अछूत इकट्ठा हुए थे। सन 1923 में से 1930 तक डॉक्टर अम्बेडकर भारत में अछूतों के नेता के रूप में स्थायी रूप से माने जाने लगे थे। सभा के अछूतों द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर का समर्थन हुआ। डॉक्टर साहब ने यह घोषित किया कि हमें पूर्ण रूप से मनुष्यता का दर्जा हासिल करने के लिए हिंदुओं की बराबरी के लिए युद्ध करना होगा। हम यह नहीं चाहते कि हम हिंदुओं के नीचे होकर रहें। यदि हम किसी के नीचे होकर रहेंगे तब हम किसी प्रकार से अपने को स्वतंत्र कह सकते हैं। स्वतंत्र होने के लिए यह आवश्यक है कि हमें किसी प्रकार का डर न रहे, और यदि हम अपने को हिंदुओं से नीचा समझे, यानी हिंदू बना रहने में कोई आपत्ति नहीं करते, तब हमें हिंदुओं का डर सदा लगा रहेगा। ऐसी हालत में जब हम अपने को हिंदुओं के अधीन स्वीकार करेंगे, तब हिंदू जिस प्रकार से हमें हजारों वर्षों से दबाते और कुचलते आए हैं, उसी प्रकार से वे फिर हमें अपने जूते में लगे हुए गर्द की तरह जब चाहें तब पहुंचकर हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं हिंदुओं से अलग उनके बराबरी का स्थान प्राप्त करने का समर्थक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हम अपने को हिंदुओं के बराबर का स्थान प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे, किंतु इसके लिए हमें एक मंजिल तय करनी होगी। सबसे पहले राजनीतिक मंजिल ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन दिनों बंबई में कांग्रेस का बहुत दबदबा था। किसी संस्थान में इतना साहस नहीं कि वह कांग्रेस का विरोध कर सके। कभी कभी तो ऐसी गैर कांग्रेस संस्थाओं को अपनी सभा करने के लिए स्थान तक नहीं प्राप्त होता। उन्हीं दिनों कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विरोध कर रही थी। कांग्रेस इतना ज्यादा उधम मचा रही थी कि बंबई में राजनीतिक सभा करना असंभव हो गया। कांग्रेस के स्वयं सेवक दूसरों की सभा में जाते और खूब हुल्लड़ मचाते। कांग्रेस की इस हुल्लड़बाजी को देखकर बाबा साहब ने यह निश्चय किया कि समता सैनिक दल को भी राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेना चाहिए, नहीं तो अछूतों का राजनीतिक आंदोलन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर की यह योजना कोई खेल नहीं। इस योजना के द्वारा ही यह संभव हो सका कि अछूत भी अपनी राजनीतिक सभा सफलतापूर्वक करने लगे। डॉक्टर अम्बेडकर को एक घटना आज भी अच्छी तरह याद है।
डॉक्टर अंबेडकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पूर्व कांग्रेस ने अप्रैल में जहां डॉक्टर साहब रहते थे एक सभा अछूतों के नाम से इसलिए की कि उस सभा में एक प्रस्ताव द्वारा यह पास किया जाए कि भारत के अछूत डॉक्टर अंबेडकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का समर्थन नहीं करते और डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। डॉक्टर साहब ने उस सभा के संयोजकों से कहा कि मुझे ऐसी सभा के होने में और ऐसे प्रस्ताव के पास होने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु सभा अछूतों की ही होनी चाहिए। सभा अछूतों की थी ही नहीं। डॉक्टर साहब की बातचीत का कांग्रेसियों पर कोई असर नहीं हुआ और वे सभा में डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध प्रस्ताव पास कराने पर उतारू हो गए थे। शाम को सभा हुई। उस सभा में केवल हिंदू ही हिंदू थे, किसी अछूत का नाम तक नहीं था। अछूतों के समता सैनिक दल के स्वयंसेवक एक बहुत बड़ा जत्था बनाकर सभा में पहुंच गए। चारों ओर खूनी कमीज को देखकर कांग्रेसियों के प्राण उड़ गए। स्वयंसेवकों ने सभा पर पूर्ण अधिकार कर लिया। कांग्रेसी घबरा गए और सभा से भाग खड़े हुए। वे इतना ज्यादा डर गए थे कि अपनी चौकी, मेज और एक बहुत बड़ा सा घंटा सभी छोड़कर भाग गए। मार्ग में डॉक्टर अंबेडकर का लगाया हुआ समता सैनिक दल का बीज आज बढ़कर एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, जिसकी शाखाएं भारत के प्रत्येक शहर के प्रत्येक गांव में मौजूद हैं। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर अपने शत्रुओं की तनिक भी परवाह न करते हुए बेधड़क लंदन के लिए चल पड़े। लंदन पहुंचकर डॉक्टर अंबेडकर ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता का विरोधी कहा जा सके। 12 नवंबर 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों का जो दृष्टिकोण रखा उसे सुनकर सभी भारतीय और अंग्रेज दंग रह गए। इसी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने लेखक को बताया कि जिस समय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों का प्रतिनिधित्व होकर लंदन गया, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। जब सब भारतीय सदस्य कांग्रेस में भाग लेने के लिए पहुंचे, तब चारों ओर सप्रू और जयकर की ही धूम थी। मेरी ओर देखकर सभी सदस्य यही कहते हुए कि अछूतों का प्रतिनिधित्व अभी लोंडा है, वह क्या बोल सकता है। इस प्रकार के बहुत से निंदनीय चुटकुले मेरे खिलाफ लोगों के मनोविनोद का कारण बन रहे थे। उसी समय यह भी अफवाह उड़ी कि केवल सप्रू और जयकर को छोड़कर बाकी कोई प्रतिनिधि विद्वान नहीं। मैं चुपचाप इन बातों को सुनता रहा और जब मुझे भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने भी अपने टूटे फूटे शब्दों में अछूतों के दृष्टिकोण को कॉन्फ्रेंस के सामने रखा। मेरे इस भाषण को सुनने के बाद सभी भारतीय सदस्य दंग रह गए थे और तभी अंग्रेजों को भी मालूम हुआ कि भारतीय अछूत सदस्य मूर्ख नहीं। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर को के उस भाषण के कुछ अंशों को उद्धृत करना अनुपयुक्त न होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही कहा कि जिन अछूतों की आबादी समस्त इंग्लैंड के बराबर है, उन्हीं अछूतों से बेकार लेकर उनसे जबरदस्ती गुलामी कराई जाती है। ये अछूत इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी अपने ऊपर किए गए जुल्म का विरोध किसी प्रकार नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण भारत के शासन प्रणाली में त्रुटि और साथ ही हिंदू समाज की बुराइयां भी हैं। इस प्रकार की बातें करते हुए डॉक्टर साहब आगे बढ़े। भारत में जो मौजूदा नादिरशाही सरकार है, उसे हटाकर जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार स्थापित की जाए। अछूतों का यह वक्तव्य मुझे विश्वास है कुछ लोगों को दांत तले उंगली दबाने के लिए बाध्य करेगा। अब तक सभी यही कहते रहे हैं कि अछूत अंग्रेजों से मिले हैं। अछूतों की नई सरकार की मांग से अन्य भारतीयों का झूठा प्रचार गलत साबित हो जाएगा। अछूतों ने अंग्रेजों का स्वागत केवल इसलिए किया कि अंग्रेजों ने अछूतों को कट्टर हिंदुओं के जुल्म से मुक्त करने के प्रयत्न किए थे। भारत के अछूतों ने अंग्रेजों के साथ हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया और इस प्रकार अंग्रेजों को भारत का विशाल साम्राज्य उन्हें जीत कर दिया। अछूतों की इस सेवा के लिए अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि वे अछूतों को हिंदुओं के जुल्म से छुटकारा दिला देंगे। अछूतों और अंग्रेजों के बीच में ऐसी संधि होने के बावजूद अछूतों द्वारा नादिरशाही सरकार के रद्द करने की मांग निश्चय ही एक महत्वपूर्ण बात है। किंतु किन कारणों से अछूतों ने ऐसा कदम उठाया है, वे दूर नहीं हैं। भारत में अंग्रेजों के आने के पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए सार्वजनिक कुएं से पानी भरने का अधिकार प्रदान किया?
हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे, क्या हम सब मंदिरों में जा सकते हैं? अंग्रेजों के पहले हमें पुलिस में नहीं भर्ती किया जाता था। अंग्रेजों के पहले हम पलटन में नहीं भर्ती हो सकते थे, किंतु क्या अब हमारे लिए पलटन के द्वार खुले हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें नकारात्मकता रूप में मिलता है। यद्यपि ब्रिटिश सरकार को भारत पर शासन करते 150 वर्ष हो गए, किंतु आज तक हम हिंदुओं द्वारा किए गए घाव ज्यों के त्यों बने हैं। गंभीरतापूर्वक सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ब्रिटिश सरकार हमारी ओर बेपरवाह नहीं थी। असली बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार हमारी मदद के लिए अयोग्य थी। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जहां जबरदस्ती का नाम नहीं रहेगा, जिसमें देश की भलाई के लिए ही सत्य किया जाएगा। भारत की ब्रिटिश सरकार ऐसी सरकार को कभी नहीं कायम करेगी जो जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार होगी। ब्रिटिश सरकार हम पर किए हुए जुल्मों का अंत नहीं कर सकी। हम स्वयं इस प्रकार के जुल्म का अंत तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में राजनीतिक शक्ति न आ जाए। यदि हम अपने भाइयों का भला किसी प्रकार कर सकते हैं तो वह स्वराज्य विधान के द्वारा ही। कौन कह सकता है कि अंबेडकर भारतीय स्वतंत्रता का विरोधी है? डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों की तनिक भी परवाह न करते हुए भारतीय स्वतंत्रता की मांग उपस्थित की। दुख है कि आज तक कांग्रेस अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता के विरोधी होने का झूठा दोष आरोपण करती रही। क्या यह आशा की जा सकती है कि प्रत्येक भारतीय डॉक्टर साहब के भाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा और उन पर लगाए हुए स्वतंत्रता विरोधी दोष को अपने हृदय से सदा के लिए निकाल देगा? इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए एक संस्मरण पत्र पेश किया था, जिसकी बहुत सी मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपना सहयोग नहीं दिया था, अतः एक दूसरे कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता हुई। जब प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर अंबेडकर लंदन से भारत लौटे, तब बम्बई में खूब शानदार स्वागत हुआ। प्राय सभी अछूत संघ डॉक्टर अंबेडकर को अपने शहर में बुलाने का निमंत्रण दे रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर भारत के कोने कोने में गए। इन सभी स्थानों का वर्णन न करके केवल अहमदाबाद का ही वर्णन संभव हो सकेगा। इससे उनकी प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अहमदाबाद के नवयुवक मंडल के बार बार आग्रह करने पर भी डॉक्टर अंबेडकर के लिए वहां जाना असंभव हो रहा था। काम ज्यादा हो गया था। फिर भी अहमदाबाद की पागल बनी हुई जनता की डॉक्टर अंबेडकर को अपने मध्य पाने की लालसा को डॉक्टर साहब अधिक दिन तक नहीं टाल सके। 28 जून 1931 को प्रातःकाल उस वीर नर के गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में पदार्पण किया। उनके दर्शनार्थ सहस्त्रों अतंजय श्रमशील तथा सदग्रस्त उपस्थित हुए। उनका स्वागत करने के लिए अहमदाबाद वासी लगभग समस्त अंत्योदय नवयुवक मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं, अनेक महाराष्ट्रीय सज्जन तथा इनके साथ ही एक रोटी के टुकड़े के लिए गुलामी करके पेट भरने वाले, पर्दे के पीछे खेल करने वाले खिलाड़ी तथा अन्य सब प्रकार के सज्जन स्टेशन पर उपस्थित हुए। अपनी ही श्रेणी के एक विद्वान, नरश्रेष्ठ और जाति के लिए स्वयं देने वाले महापुरुष का सत्कार करना किसी उचित नहीं लगेगा। उनके स्वागत को सहस्त्रों अछूत एक दूसरे पर टूट रहे थे, किंतु शोक की बात है कि अहमदाबाद, जो गांधी जी का परिचित स्थान है, वहां के हिंदुओं ने अछूत जाति के कुछ दंभिक, मान भिखारी तथा झूठी अगवानी करने वाले और रजतपट के पीछे कार्य करने वाले खिलाड़ियों ने इन 12 अनपढ़ अज्ञानी बच्चों को बहकाकर उनको काले झंडे देकर स्टेशन पर पहुंचाया। उनके झंडों को छीनकर जला दिया गया और इस तरह हिंदुओं को मनोरथ सफल नहीं हो सका। अहमदाबाद में डॉक्टर अंबेडकर लाल बंगले में ठहरे और नाश्ता करने के बाद वे दरियापुर मोहल्ले में नवयुवक मंडल तथा वहां के अग्रणियों द्वारा दिए जाने वाले मानपत्र को स्वीकार करने के लिए प्रातः 9 बजे पहुंचे। वहां चांदी के कॉस्केट में डॉक्टर अंबेडकर को जो मानपत्र दिया गया, उसके कुछ अंशों को केवल इसलिए उद्धृत किया जा रहा है कि उससे डॉक्टर अंबेडकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों के लिए किए गए कार्य की सफलता का अंदाजा लगता है। नीचे उस मानपत्र का गुजराती से हिंदी अनुवाद दिया जाता है। माननीय डॉक्टर अंबेडकर, MA PhD DSc बैरिस्टर एट लॉ MLC,
आप हमारे लिए आत्मभोग देकर तथा निरंतर परिश्रम करके जिस युद्ध का संचालन कर रहे हैं उसके लिए हम आप महोदय के ऋणी हैं। आत्मभोग देकर कुछ भाइयों की उन्नति के लिए जिस दृढ़ युद्ध का आप संचालन कर रहे हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं। भूतकाल में उच्च वर्ण का हिंदुओं का हमारे प्रति जो बर्ताव रहा है उसकी ओर दृष्टि डालने पर हम यह सहज में ही समझ सकते हैं कि यदि हम भारत में अपना अस्तित्व रखना चाहते हैं, यदि स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए यही उचित है कि हम दूसरों के आधार पर न रहते हुए स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। हम अपने अधिकारों के लिए दृढ़ता से लड़ना चाहिए। हमारे साथ समानता की बातें की जाती है, हमसे भाई की भांति माने जाने की बातें की जाती है, किंतु उसमें हमें उच्च वर्ग के स्वार्थ की बू आती है। कहाँ है वह कही जाने वाली समानता? इस सुधरे हुए समय में भी हमारा प्रतिबिंब वर्जित माना जाता है। यदि प्राचीन काल के और प्राचीन रूढ़िवादी हिंदू हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वे लकीर के फकीर हैं, किंतु हमें खेद होता है कि पाश्चात्य शिक्षा से विभूषित शासन होने पर भी जब हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तब हमें शक है कि मांगने के अनुसार स्वतंत्रता मिल जाने पर वे हमारे साथ क्या नहीं करेंगे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम ये अनुभव करते हैं कि हमें हिंदुओं से पृथक रहकर ही स्वाधिकारों के लिए युद्ध करना चाहिए और पृथक अधिकार मांगने चाहिए। हमें पूर्ण आशा है कि आप हमें इस कार्य में वास्तविक सहायता देंगे। प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपने हमारी ओर से जो सुंदर कार्य किया है उसके लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। हम आशा करते हैं कि आगामी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आप हमारी वैसे ही सेवा करेंगे और हमारी आवाज़ को दृढ़ता से बुलंद करेंगे। परम कृपाल परमात्मा आपको दीर्घ एवं सुखी रखे, यही हमारी अंतिम याचना है। हम हैं आपके कृतज्ञ और सच्चे अनुयायी अहमदाबाद के अछूत। उपरोक्त मान पत्र में यह प्रकट होता है कि अहमदाबाद के अछूत डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में विश्वास करने लगे थे। इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय गांधी जी स्वयं अहमदाबाद में रहने लगे थे। सभा में बैठे हुए बहुत से अछूत खद्दर भी धारण किए हुए थे। इस मानपत्र का जो उत्तर डॉक्टर साहब ने दिया वह भी ध्यान देने योग्य है। उपरोक्त मानपत्र का गुजराती में उत्तर देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, भाइयों और बहनों, आपने मुझे जो मानपत्र दिया है उसके लिए मैं नवयुवक मंडल तथा दरियापुर मोहल्ले के रहने वालों का उपकारी हूँ। आपने मानपत्र में मेरी जो स्तुति की है मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक हो सकेगा मैं जाति का उत्थान करने का प्रयत्न करूंगा। अहमदाबाद शहर समस्त भारत के राजनीतिक विषयों का केंद्र स्थान हो गया है। पहले यहाँ वाणिज्य की ही बातें होती थी, किंतु गांधी जी के आने के बाद राजनीति बातें शुरू हुई। मेरी अपेक्षाएं आप यहाँ की राजनीति के विषय में अधिक जानते होंगे। जो खादी पहने हुए हैं वे ये भली बात जानते ही होंगे। मुझे प्रतीत होता है कि जो खादी पहने हैं वे गांधी जी जिस राजतंत्र को मानते हैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते। क्या वे जानते हैं कि सत्य क्या है? यदि सत्य का आग्रह करके बैठे तो अवश्य विजय हो। गांधी जी के आगे बलवान ब्रिटिश सरकार भी झुक गई है। आप सब खादी पहनने वाले गांधी जी की राजनीति को मानते हैं, तो मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आपने अपने उद्धार के लिए क्या किया? आपसे सत्याग्रह करवाकर प्रतंत्रता दूर करने को कहते हैं, किंतु आपके पानी पीने के कुएं के लिए और अस्पष्टता निवारण के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत से अछूत भाई मुझसे अप्रसन्न भी होंगे, किंतु मैं आपसे यह पूछता हूँ कि क्या यह देश आपका है? देखिए इसका क्या प्रमाण है। आपको मनुष्यों में नहीं गिना जाता। आपकी भूमि के लिए भी लोगों को ईर्ष्या होती है। आपके चलने के लिए मार्ग भी नहीं मिलते। ऐसा मनुष्य किस प्रकार यह कह सकता है कि यह इस देश का है या यह देश मेरा है? ब्राह्मण बनिए और पटेल भले ही कहते रहें, किंतु जिनका प्रतिबिंब देखना भी वर्जित है कि वे किस आधार पर यह कह सकते हैं कि यह देश हमारा है। इसके विपरीत भी यदि आप कहते हैं कि यहाँ तो हमारा देश है और उसके लिए आंखें मूंद कर मरने के लिए भी तैयार होते हैं, तो अपने विचार अनुसार मैं आपको साधु या भ्रांति ही समझूंगा।
गांधी जी तो हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख एकता का ही चर्चा करते हैं। गांधी जी पहले कहते थे कि जब तक एकता नहीं हो जाएगी मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा, किंतु उनकी कांग्रेस कमेटी उन्हें कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भेज रही है। मैं उनसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था, किंतु वह सजातीय की उन्नति के लिए ही। मुझे विश्वास था कि इस कॉन्फ्रेंस में जाने से अछूतों का लाभ होगा और यही कारण था कि मेरे पास तमाम मुकदमे होते हुए भी मैं इनको छोड़कर चला गया था। गांधी जी अछूतों के लिए कोई विशेष वक्तव्य क्यों नहीं प्रकाशित करते? जिस मनुष्य या समाज के साथ रहना हो उससे पहले से ही सब बातें तय कर लेनी चाहिए। कराची में गांधी जी का 22 कॉलम का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। उस वक्तव्य में जिन्हें विश्वास है उनसे मैं यह पूछता हूँ कि उसका कार्यभार किसके हाथों में है। यदि उसका कार्यभार हमारे हाथों में है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, किंतु जो हमारे साथ सस्पष्टता का व्यवहार करते हैं वे यदि बाद के स्थान पर बेहतर कॉलम का वक्तव्य दे दे तो भी वह किस काम का है। 22 कॉलम में जो कुछ लिखा है यदि उसे प्रयोग में न लाया गया तो दंड देना किसके हाथ में होगा? राज्य आ जाए और अंग्रेजी सरकार यहाँ से चली जाए तो फिर 22 कॉलम किताब ही बनकर रह जाए। जिन हिंदुओं ने धर्मशास्त्र की अवहेलना की है उनको 22 बातों की अवहेलना करने में क्या देर लग सकती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देश के हित के लिए मैंने ही सबसे अधिक काम किया है। देश के लिए मैं जितना लड़ झगड़ा हूँ उतना और कोई नहीं झगड़ा। अंग्रेजी राज्य के लिए जैसी टीकाएं मैंने की हैं वैसी शायद ही किसी अन्य हिंदू ने ही की हो। मुझे आप यह कहने की आज्ञा दे कि जितना स्वतंत्रता प्रेमी मैं हूँ उनका कोई नहीं है। मैं शीघ्र अपने देश की स्वतंत्रता का इच्छुक हूँ, किंतु प्रथम मैं जाति की उन्नति चाहता हूँ। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उतने समय में दूसरे विषयों में अधिक न जाते हुए मैं जाति की उन्नति की सबसे अधिक इच्छा रखता हूँ। अम्बालाल, ताराभाई आदि के मिल के मालिक कांग्रेस का केवल इसलिए साथ देते हैं कि मैनचेस्टर का माल यहाँ न आने पाए और उन्हीं की मिलों का माल बिके। स्वार्थ मनुष्य को जहाँ तहाँ घसीट ले जाता है। मुझे भी अपनी जीत का शीघ्रतम उन्नति का स्वार्थ सर्वप्रथम है। डॉक्टर अम्बेडकर के उपरोक्त भाषण से यह प्रकट हो जाता है कि वे कांग्रेस अथवा गांधी जी द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण क्यों नहीं करते। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का अपना कौन सा मार्ग है जो अधिक ध्यान देने की बात है। वह यह है कि इस सभा में कुछ अछूत गांधीवाद के शिकार बन चुके थे। उनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही है वह आज के गांधीवादी अछूतों पर भी लागू होती है। इसी सभा के बारे में एक बार मैंने यानी कि लेखक डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा था कि उस समय अहमदाबाद के अछूत किस ओर अधिक झुके थे। तब डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय तो वहाँ कुछ अजीब सी बात देखने को मिली। कांग्रेस की ओर तो अछूत थे, वे केवल खद्दर पहनना ही सीख गए थे और हिंदुओं की चालबाजी के शिकार बन चुके थे। उनमें से एक ने तो यह भी कहा था कि हम गांधी की प्रजा हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कई भाषणों में उन्हें राजनीति की चालों से परिचित किया तब तो वे गांधीवाद की उसी प्रकार भाग खड़े हुए जिस प्रकार एक शेर के डर से चूहा भाग जाता है। आज उसी अहमदाबाद में जहाँ कुछ दिनों पहले अछूत अपने को गांधी की प्रजा कहते थे, अम्बेडकर को अपना मसीहा मानकर उसकी पूजा करते हैं।